हाय कोडर्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज के साथ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सीरीज को विद आवर चैप्टर 1। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर 1 की। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली होती क्या है। जावास्क्रिप्ट सीखने से पहले ये जरूरी है समझना कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जैसे डे टू डे बेसिस पर हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए भाषाओं का यूज़ करते हैं। हो सकता है हम अपने किसी दोस्त से हिंदी में बात कर रहे हो, किसी से हम इंग्लिश में बात कर रहे हो, किसी से फ्रेंच में बात कर रहे हो, किसी से जर्मन में बात कर रहे हो। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं, हमारी जो मशीन्स होती हैं, इन्हें नॉर्मल लैंग्वेजेस समझ में नहीं आती, इन्हें समझ में आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं टेक वर्ल्ड के अंदर। हमने जावा सुना होगा, हमने सी प्लस प्लस सुना होगा, हमने सी सुना होगा, हमने पाइथन सुना होगा, हमने जावास्क्रिप्ट सुना होगा। तो जावास्क्रिप्ट इन्हीं में से एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स को, मशीन्स को समझ में आती है। और इसे हम यूज करते हैं अपनी मशीन्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। एट दी एंड, चाहे हमें वेबसाइट बनानी है, चाहे हमें कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करना है, वो काम करने के लिए हमें अपना लॉजिक यूज करके कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि मुझे ये काम करके दे दो। तो वो हम कौन सी भाषा में बताएंगे? वो बताएंगे हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर, विच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है या अपना लैपटॉप, इसे हम समझ सकते हैं, कोई भी सिस्टम या मशीन, वो क्या करता है? हमसे कुछ इनपुट लेता है। और इनपुट के अंदर हम क्या पास करते हैं? इनपुट के अंदर हम उसे देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखी जाती हैं? ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड। तो हम अपना जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड लिख रहे होंगे। कोड मतलब इंस्ट्रक्शंस, यानी कुछ काम हम बता रहे होंगे अपने कंप्यूटर को, और फिर कंप्यूटर आउटपुट की फॉर्म में हमें वो काम करके दे देगा। वो काम बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन भी हो सकती है। हो सकता है हम 1+2 का आंसर ढूंढ रहे हो, तो इनपुट के अंदर हम उसे 1 दे दें, हम उसे 2 दे दें और बोल दें दोनों को प्लस कर दो। और आउटपुट में वो हमें दे दे कि 1+2 हमारे पास 3 होता है, तो 3 वो हमें प्रिंट करके दे दे। इतना सिंपल सा भी आउटपुट हो सकता है। और आउटपुट बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यानी रिजल्ट में क्या दे दे? प्रॉपर पूरी की पूरी वेबसाइट हमें बनाकर दे दे। तो अगर हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, बहुत सारा कोड लिखते हैं, तो उससे हम एक प्रॉपर वेबसाइट भी पूरी की पूरी जनरेट कर सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इनपुट, कि हमने क्या इनपुट दिया है, उसी के बेसिस पे हमारा सिस्टम, हमारा कंप्यूटर हमें क्या आउटपुट रिटर्न करके देता है। और किस तरीके से, किस भाषा में हम अपना कोड लिखेंगे? हम अपना कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब जब भी हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, तो उस कोड को रन करने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। और कोड को रन करने का मतलब होता है कोड से आउटपुट निकालना। तो उस कोड से आउटपुट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इनमें से सबसे सिंपल तरीका होता है अपने ब्राउजर के अंदर ही जावास्क्रिप्ट को लिखना। ब्राउजर क्या होता है? आप सभी ने क्रोम का नाम सुना होगा, या अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो उसके अंदर सफारी नाम का एक ऐप होता है। तो ये सारे ब्राउजर्स होते हैं जिनको हम इंटरनेट के ऊपर चीजें सर्च करने के लिए यूज करते हैं। और अपने इस कोर्स के लिए हम यूज करने वाले हैं क्रोम ब्राउजर का। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी दैट यू हैव टू डाउनलोड क्रोम ब्राउजर ऑन योर लैपटॉप। तो यहाँ पर मैंने क्रोम ब्राउजर का एक नॉर्मल सा टैब खोला हुआ है। मैं क्या करने वाली हूँ, इस टैब के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, या अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप डबल टैप कर सकते हैं। और मैंने फिर सिलेक्ट किया अपना इंस्पेक्ट वाला ऑप्शन। जैसे ही हम इंस्पेक्ट सिलेक्ट करते हैं, इस तरीके की राइट साइड में बहुत बड़ी सी हमारे लिए विंडो ओपन होकर आएगी, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शुरुआत में हमें समझ में नहीं आएंगी। यहाँ ऊपर ऑप्शंस होते हैं और इनमें से एक ऑप्शन होता है हमारे कंसोल का। कंसोल हमारे ब्राउजर के अंदर ही, जहां पर हम नॉर्मली डे टू डे बेसिस पे वेबसाइट्स खोलते आए हैं, ब्राउजर के अंदर ही कंसोल उसका ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं और उसे वहीं के वहीं रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्रीन में एक बार क्लियर कर देती हूँ। मैंने Command+K प्रेस किया है। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं सो यू कैन प्रेस Control+K। उससे हम अपने कंसोल को पूरा खाली कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ मैं एक छोटा सा कोड लिखने वाली हूँ, या छोटी सी इंस्ट्रक्शन इसको हम बोल सकते हैं, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मैंने लिखा अलर्ट, और यहाँ मैंने लिखा अपना कॉलेज। इस तरीके की मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। अब यहाँ पर अलर्ट का क्या मतलब है, ये डबल कोट्स क्यों लगाए हैं, ये सेमीकोलन का क्या मतलब है? हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर हम कोडिंग सीख रहे हो तो ये लाइन हमें बहुत अजीब लगती हो, और हमें अभी डिटेल में भी नहीं जाना कि ये लाइन का क्या मतलब है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी, इस तरीके का कुछ मेरे पेज पर आया। ये क्या है? ये बेसिकली एक अलर्ट है। अलर्ट क्या होते हैं? पॉपअप्स होते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। एकदम से अगर कोई मैसेज आ जाए, उसे जावास्क्रिप्ट के अंदर क्रिएट करने के लिए हम अलर्ट लिख देते हैं। और फिर उस मैसेज के अंदर क्या लिखा आ रहा है? उस मैसेज के अंदर लिखा हुआ आ रहा है अपना कॉलेज। इसको कर देंगे क्लिक ओके। तो बेसिकली ये मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कोड लिखा और उस कोड को मेरे ब्राउजर ने ऑटोमेटिकली रन कर दिया, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया।
इफ आई वॉन्ट आई कैन क्रिएट अ डिफरेंट मैसेज। यहाँ पर अपना कॉलेज की जगह इफ आई डिसाइड टू राइट श्रद्धा खापरा और मैंने जैसे ही एंटर किया मेरे लिए नया अलर्ट क्रिएट हुआ विद अ न्यू नेम, इसको भी ओके क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेलो JS, एंटर किया तो इस बार हमारे पास मैसेज आ गया हेलो JS। तो ये जो तीनों लाइंस हैं ये जावास्क्रिप्ट के कोड का पार्ट है। दिस इज अ जावास्क्रिप्ट लाइन, दिस लाइन इज रिटन इन जावास्क्रिप्ट, ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखी है, ये भी जावास्क्रिप्ट में लिखी है। तो ये ऐसा जावास्क्रिप्ट कोड है जो डायरेक्टली हमारे ब्राउजर के अंदर रन कर पा रहा है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है जिसको हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट किया है। अब ये तो हो गया सबसे सिंपल तरीका जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का, यानी हमने ब्राउजर के अंदर ही कुछ ना कुछ कोड वहां पर लिख दिया। बट जनरली जब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो हम उसे सारे के सारे कोड को ब्राउजर के ऊपर नहीं लिख सकते, क्योंकि एट दी एंड जैसे ही आप इस ब्राउजर को रिफ्रेश करोगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करने का मतलब है जैसे ही ये रिफ्रेश वाला जो बटन होता है इसको हमने प्रेस किया या Ctrl+R हम जैसे ही प्रेस कर देते हैं हमारा कंसोल विंडो खाली हो जाता है और दोबारा से उसमें ये कुछ बाय डिफॉल्ट मैसेजेस वार्निंग्स वगैरह आने लगते हैं। ये मैसेजेस हमारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, इनको ऑटोमेटिकली गूगल जनरेट कर रहा है। स्क्रीन को हम चाहें कभी भी खाली कर सकते हैं। तो बेसिकली कंसोल के ऊपर जावास्क्रिप्ट लिखना टेम्पररी तरीका होता है, पर हाँ कंसोल विंडो के ऊपर भी जावास्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। इनफैक्ट हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहीं पर लिखकर सीख रहे होंगे, पर मेजर तरीका होता है जावास्क्रिप्ट को लिखने का इन अ कोड एडिटर। अब कोड एडिटर क्या होता है? हमारे पास बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कोड एडिटर्स अवेलेबल होते हैं एंड कोड एडिटर इज लाइक अ नोटबुक। अब जैसे अभी तक पूरी स्कूल लाइफ के अंदर या पूरी कॉलेज लाइफ के अंदर जितना भी काम हमने किया होता है, जितनी भी पढ़ाई की होती है, उस सबके नोट्स हम कहाँ बनाते हैं? नोटबुक के अंदर बनाते हैं, पेन को यूज़ करके बनाते हैं। लेकिन कोडिंग के अंदर हमारे जो नोट्स होते हैं या पूरी हमें जो पढ़ाई करनी होती है वो हम नोटबुक के ऊपर नहीं करते। उसके लिए हमारे पास डिजिटल नोटबुक्स होती हैं जिनको हम कहते हैं अपना कोड एडिटर्स। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोड एडिटर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप चले जाओगे, आपके पास विम है, आपके पास सबलाइम है, और भी काफ़ी सारे पॉपुलर ऑप्शंस है। और इसमें से एक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन है इंडस्ट्री के अंदर, उसे हम यूज़ कर रहे होंगे, विच इज़ कॉल्ड VS कोड। इसे विजुअल स्टूडियो कोड भी कहते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, इट इज़ फ्रीली हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सेकंड रीज़न, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन द इंडस्ट्री। चाहे कोई स्टूडेंट कोडिंग कर रहा हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल कोडिंग कर रहा हो, बहुत सारे लोग, इनफैक्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेवलपर्स यूज विजुअल स्टूडियो कोड एज देयर प्राइमरी मीडियम ऑफ डूइंग कोडिंग। तीसरा रीज़न है कि आज हो सकता है विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हो, पर कल को जाकर अगर आपको जावा का कोड लिखना है, आपको C++ का कोड लिखना है, आपको C का कोड लिखना है, पाइथन का कोड लिखना है, मैक्सिमम जितनी भी हमारी मेजॉरिटीली यूज्ड होने वाली लैंग्वेजेस हैं उन सब के कोड हम VS कोड के ऊपर लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपने लाइफ में एक बार इसको इंस्टॉल कर लिया तो दोबारा हमें इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी दूसरे एडिटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम काम हमारे इसी कोड एडिटर के ऊपर हो जाते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड आई रिकमेंड इट टू यू। चाहे आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप DSA पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, VS कोड जो है काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी बढ़िया टूल है एंड इसे सबसे पहले हम इंस्टॉल करने वाले हैं। एंड ऑल्सो इट इज़ अ कोड एडिटर बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट इज नोन फॉर बिल्डिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल्स। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम के अंदर, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अपने VS कोड को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्च करेंगे इंटरनेट पर डाउनलोड VS कोड। तो ये फर्स्ट जो लिंक आएगा इस पर हमें चले जाना है। यहाँ पर साइट भी मैं बता देती हूँ, code.visualstudio.com/download। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आप विंडोज़ मशीन पर हैं, विंडोज़ 7, 8, 10, 11 पर, तो यहाँ पे आप अपने सिस्टम के हिसाब से कि 64 बिट सिस्टम है तो कौन सा डाउनलोड करना है, 32 बिट है तो कौन सा डाउनलोड करना है। मोस्टली लोगों का जो है 64 बिट सिस्टम होता है, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पर हैं तो उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैक पर हैं तो उसके हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब भी आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करेंगे तो बीच में काफ़ी सारे ना चेक बॉक्सेस हमारे लिए आएंगे। हमें क्या करना है, इन सारे के सारे चेक बॉक्सेस को टिक कर देना है। जैसे ही टिक करेंगे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएगा और इसको अब हम फर्स्ट टाइम खोल सकते हैं। तो फाइनली इंस्टॉलेशन को हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट चीज़ जिसके साथ हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे बेसिक चीज़ वो होती है console.log। console.log ये एक ऐसी कमांड है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जिसका काम होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाना कंसोल के ऊपर। कंसोल हमने देख लिया क्या होता है। कंसोल हमारे ब्राउज़र का वो वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर हमारी जावास्क्रिप्ट रन करती है। तो हम ब्राउज़र के किसी भी टैब पे अगर जाके इंस्पेक्ट करेंगे तो हम अपने कंसोल पर आ सकते हैं।
Ctrl+K से हम स्क्रीन को खाली कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी गायब हो जाएंगी। और बेसिकली console.log इज यूज टू लॉग। लॉग का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को प्रिंट करवाना। लॉग अ मैसेज टू द कंसोल। तो अगर हमने console.log करके फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम अपने पेरेंथेसिस लगाते हैं। पेरेंथेसिस यानी ये हमारे जो करली नहीं, इसको हम कर्वी ब्रैकेट्स कहेंगे। इस तरीके के जो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर अगर हमने डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिख दिया तो फिर वो चीज़ हमारी स्क्रीन के ऊपर जाकर प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं console.log, यानी कंसोल के ऊपर लॉग कर दो। क्या लॉग कर दो? मुझे अपना कॉलेज, ये मेरा मैसेज है जिसको मुझे प्रिंट करवाना है। मैसेज क्या है? मैसेज है अपना कॉलेज। इस मैसेज को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया और लास्ट में मैंने एक सेमीकोलन लगाया है। सेमीकोलन का वही मतलब होता है कोडिंग के अंदर जो इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप का होता है और हिंदी के अंदर पूर्ण विराम का होता है। बेसिकली अगर आपको एक सेंटेंस को खत्म करना होता है तो उसके लिए हम सेमीकोलन को यूज करते हैं। सेमीकोलन मतलब मेरा एक सेंटेंस, मेरी एक लाइन खत्म हो गई। जैसे ही एंटर करेंगे वैसे ही क्या होगा, मेरे लिए अपना कॉलेज प्रिंट होकर आ जाएगा। अभी ये जो अनडिफाइंड मुझे दिखाई दे रहा है इसको इग्नोर करना है, ये अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? ये लाइन, जहाँ पर मेरा ये मैसेज जिसको मुझे प्रिंट करवाना था यहाँ पर आकर प्रिंट हो गया। उसी तरीके से अगर आपने पहले कोई कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको अब अगर आप दोबारा दिखाना चाहते हैं अपने कंसोल विंडो के अंदर, तो एरो कीज जो होती हैं हमारी अप और डाउन वाली एरो कीज, उसमें हम अप वाली एरो की प्रेस करते हैं तो पुराना कोड हमारे लिए वापस आ जाता है। अगर हम ब्राउजर के ऊपर ये सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तब भी हमारा कोड वैसे ही रन करेगा, बट एज अ गुड प्रैक्टिस हमें हमेशा एक लाइन के बाद सेमीकोलन को लगाना चाहिए। अब अपना कॉलेज को मैंने अगर सिंगल कोट्स के अंदर लिखा होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम चाहे तो डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अगर अपना कॉलेज की जगह मैंने कोई और मैसेज दिया होता, फॉर एग्जाम्पल आई वुड हैव गिवन आई लव JS, एंटर, तो वही सेम मैसेज हमारे लिए रिले होकर आ जाता। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम प्रिंट करवाया, आई एम ट्राइंग टू प्रिंट श्रद्धा के, एंटर किया तो ये मेरे लिए मेरा नाम प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से जिस भी चीज़ को अपने कंसोल विंडो के ऊपर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसे हम लिखते हैं console.log के अंदर। सो दिस इज बेसिकली आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पर तो हमने लिख दिया, पर VS कोड का क्या? तो हम फाइनली इसी सेम काम को करने वाले हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। जब हम विजुअल स्टूडियो कोड को खोलते हैं तो इस तरीके से आपकी विंडो आपको खुली हुई दिखाई देगी। हो सकता है रीसेंट सेक्शन के अंदर अगर आपने फर्स्ट टाइम VS कोड इंस्टॉल किया आपको कुछ ना दिखाई दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो न्यू फाइल का ऑप्शन आएगा हम इस पर क्लिक करेंगे और अपने लिए एक नई फाइल बनाएंगे। नई फाइल में आई एम गोइंग टू चूज लेट्स सपोज अ टेक्स्ट फाइल। अब ये जो टेक्स्ट फाइल है इसे क्रॉस कर देते हैं और ये जो लेफ्ट वाला हमारा बटन है, ये आइकन जो मुझे दिख रहा है विच इज़ द एक्सप्लोरर आइकन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि अभी हमारे लिए कोई फोल्डर खुला हुआ नहीं है। हम चाहें तो इस फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए या तो फाइल में जाके वी कैन क्लिक ऑन सेव एज, नहीं तो हम Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं और इस फाइल को फाइनली हम सेव करने वाले हैं। सेव करने के लिए इसे डेस्कटॉप के ऊपर एक न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं। इसे कहने वाले हैं हम जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हम इस नई फाइल को क्रिएट करेंगे और इसको क्या नाम देंगे? इसे हम नाम देंगे first.js। अब ये first.js जब हम इसे नाम दे रहे हैं, सेव कर देते हैं, तो अब हमारी फाइल का नाम हो गया first.js और ये जावास्क्रिप्ट नाम के फोल्डर के अंदर हमारे पास स्टोर हो गई। जनरली VS कोड हमें ऊपर ही दिखा देता है कि हमारी फाइल का पूरा पाथ क्या है, कि हमारी फाइल कहाँ पे जाके स्टोर हुई है। अब अपनी फाइल को हमने क्या नाम दिया है? अपनी फाइल को, जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने नाम दिया है first.js। यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हमने इसे .txt नाम क्यों नहीं दिया, हमने इसे .cpp नाम क्यों नहीं दिया। हमारी जो फाइल होती है, फाइल को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, पर डॉट के बाद जो एक्सटेंशन लगा होता है इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। वो एक्सटेंशन हमें बताता है कि इस फाइल के अंदर किस तरीके की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो .js से हमें पता चलता है कि इस फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। अगर वो टेक्स्ट फाइल होती तो उसके अंदर .txt होता, C++ की फाइल होती .cpp होता, जावा की फाइल होती तो .java होता, पाइथन की फाइल होती .py होता। तो इस तरीके से किसी भी और अगर वो लैंग्वेज की फाइल होती तो एक्सटेंशन अलग होता। तो एक्सटेंशन देखकर ही हमें पता चल जाता है कि इस फाइल के अंदर कौन सा कोड है जिसको हमें लिखना पड़ेगा। अब इस जावास्क्रिप्ट फाइल को तो हमने क्रिएट कर लिया, इसके साथ में व्हाट वी कैन डू इज अपने फाइल वाले ऑप्शन में जाके हम ओपन कर सकते हैं एक फोल्डर, और फोल्डर ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी जावास्क्रिप्ट यानी पूरे फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे।
तो क्लिक कर लिया हमने, इस तरीके से हमारे पास ये फोल्डर ओपन हो गया। कोई अगर वार्निंग्स आ रही हैं तो उनको आप क्रॉस कर सकते हो। तो अब हमें एक्सप्लोरर में यानी इस बटन को क्लिक करके अपना फोल्डर दिखाई दे रहा है जावास्क्रिप्ट, और उसके नीचे हमें अपनी फाइल दिखाई दे रही है first.js, जो भी कंप्लीटली खाली है। अब अपनी इस first.js के अंदर हम अपना पहला जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। हमारा कोड था console.log, और इसके अंदर हम प्रिंट करवा सकते हैं अपना कॉलेज, एंड यहाँ हम लगा देंगे सेमीकोलन। अब इस लाइन का मतलब हमें ऑलरेडी पता है, इसका मतलब है कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं हम अपना कॉलेज, और ये हमारी एक ही लाइन ऑफ कोड है। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ तो हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और इसको सेव भी कर लिया, और ये कोड हमेशा परमानेंटली हमारे कंप्यूटर में रहेगा जब तक जाके हम इस फाइल को डिलीट नहीं करते। ब्राउजर की तरह इसे रिफ्रेश करके हम गायब नहीं कर सकते। पर अभी इस कोड को इस ब्राउजर के ऊपर देख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लिखा हुआ है, ब्राउजर अलग ही रन कर रहा है। तो दोनों को हम जोड़ कैसे सकते हैं, कैसे मैं इस चीज को प्रिंट करवाऊं अपनी इस ब्राउजर विंडो के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें अलग से एक HTML फाइल बनानी पड़ती है। अब HTML आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो सकता है ऑलरेडी पहले से आती हो, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ना आती हो। अगर नहीं भी आती कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। HTML बेसिकली हमारी वेबसाइट्स के लिए इंफॉर्मेशन यानी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी वेबसाइट पे बटन कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, किसी वेबसाइट पे हमारा इनपुट बॉक्स कहाँ पे दिखाई देना चाहिए, अगर ये हमारा गूगल का पेज है तो इस पे सर्च बार कैसा दिखाई देना चाहिए, ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ दिखाई देने चाहिए, इस तरीके से इंफॉर्मेशन कैसे दिखनी चाहिए वो काम बताता है हमारे लिए HTML। तो ब्राउजर के साथ अपनी वेब डेवलपमेंट को जोड़ने का तरीका होता है हमारी HTML फाइल। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट को भी ब्राउजर पे रन करने से पहले हमें एक एक्स्ट्रा HTML फाइल बनानी पड़ेगी। अगर आपको पहले से HTML आता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल सा हम कोड लिखने वाले हैं। पर अगर आपको HTML नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, साथ के साथ मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी। हम इस न्यू फाइल वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और हम एक और नई फाइल बनाएंगे जो हमारी HTML फाइल होगी। इस फाइल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस फाइल को हम first.html नाम दे सकते हैं, या फिर जनरली कोडिंग के अंदर हम इसे index.html नाम देते हैं। अब ये इंडेक्स नाम क्यों है, कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, बस बाय कन्वेंशन हम HTML फाइल्स को, जो मेन HTML फाइल होती है उसको इंडेक्स नाम दे देते हैं। एंटर कर दिया और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है, .html। इससे मुझे पता चल रहा है ये मेरी HTML की ही फाइल्स है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। HTML का ऑलरेडी हमने वन शॉट बनाया हुआ है, बट मैक्सिमम चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट करते करते ही सीख लेंगे। अब HTML के लिए VS कोड हमें एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चीज़ देता है, वो होता है बॉयलर प्लेट कोड। यानी ऑटोमेटिकली बहुत सारा HTML कोड हमारे लिए जनरेट कर देता है विजुअल स्टूडियो कोड। कैसे, हम प्रेस करेंगे शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन, जैसे ही प्रेस किया हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गए, और जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे या एंटर कर देंगे वैसे ही हमारे लिए ये कोड जनरेट होके आ गया। अभी इस कोड में क्या किस चीज़ का मतलब है कुछ समझने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा कर देंगे सेव इसे। इस फाइल को हमने सेव कर दिया है, प्लस इसके अंदर हम एक और एक्स्ट्रा लाइन लिखने वाले हैं और इसे हम कह देते हैं स्क्रिप्ट। तो बेसिकली यहाँ हम दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक HTML फाइल तो बनाई ही है, इस HTML का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे ब्राउज़र के साथ, और हम चाहते हैं हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसका भी कनेक्शन बने ब्राउज़र के साथ। पर जावास्क्रिप्ट का ब्राउज़र के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ कंसोल, यानी कंसोल के ऊपर जो हम कोड लिखते हैं। तो अब हम HTML के थ्रू इनडायरेक्ट कनेक्शन बना रहे। कैसे, हम जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर देंगे HTML के साथ, और HTML तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ब्राउज़र के साथ, तो हमारी जावास्क्रिप्ट भी ब्राउज़र के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो HTML और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी जावास्क्रिप्ट को हम अटैच कर रहे हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे src इज इक्वल टू डबल कोट्स, और उसके अंदर हम अपनी फाइल का नाम लिख देंगे first.js, जो भी हमारी फाइल का नाम है। और ये हमेशा याद रखना है, ये first.js हम सिर्फ इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर हैं। और अगर हम चाहते हैं कि उस फोल्डर को हम देखना चाहते हैं तो आई कैन कम टू माई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर ये जावास्क्रिप्ट हमारा फोल्डर है और इसके अंदर ये दोनों फाइल्स मुझे दिखाई दे रही हैं। इस तरीके से आपके भी डेस्कटॉप के ऊपर आपको दोनों फाइल्स दिखाई दे रही होंगी जहां भी आपने सेव किया होगा। तो ये स्क्रिप्ट वाली एक्स्ट्रा लाइन जो है इसको हमने ऐड कर दिया। इसको बॉडी वाला, ये जो बॉडी लिखा हुआ है इसके जस्ट बाद आपको ऐड करना है, और हमने इसे कर दिया सेव। अब इस फाइल को हम कर सकते हैं परमानेंटली क्लोज। अब क्या होगा, अब ये वाली जो जावास्क्रिप्ट है HTML के साथ अटैच्ड हो गई और HTML ब्राउजर के साथ अटैच्ड है। अब हमें इसे HTML फाइल के ऊपर जाना है और इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक किया ये फाइल हमारे इस ब्राउजर में आकर खुल गई,
और यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक वाइट स्क्रीन दिखाई देगी, कुछ और दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अभी HTML के अंदर हमने कुछ कोड लिखा ही नहीं, हमने तो सिंपल सा जो बाय डिफॉल्ट कोड होता है उसको जनरेट किया विजुअल स्टूडियो कोड से। तो ये जो खाली स्क्रीन है, इनफैक्ट आप ऊपर देख भी सकते हैं, यूजर्स के अंदर, श्रद्धा खापरा फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर index.html फाइल है जिसको मैंने खोला है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करके हम इंस्पेक्ट करेंगे या राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में जाएंगे, तो कंसोल में ऑलरेडी आपके लिए एक मैसेज पहले से लिखा होगा जो आपको वेलकम कर रहा है, विच सेज अपना कॉलेज। एंड यहाँ पे आपकी फाइल का नाम भी आ रहा होगा first.javascript, कौन सी लाइन? लाइन नंबर 1। और आप अपने कोड को जाके देखोगे, कोड हमारा कौन सी लाइन के अंदर लिखा हुआ है? लाइन नंबर 1 के ऊपर कोड लिखा हुआ है, और वो कोड कह रहा है अपना कॉलेज। इनफैक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं वेलकम टू अपना कॉलेज एंड फिर एक एक्सक्लेमेशन, यानी डबल कोट्स के अंदर कुछ भी चीज़ लिखी जा सकती है। इसको सेव किया, वापस आए और यहाँ से रिफ्रेश किया, या आप Ctrl+RB प्रेस कर सकते हैं, तो वेलकम टू अपना कॉलेज हमारा मैसेज हमारे लिए अपडेट हो गया। तो यहाँ से हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया, यहाँ से हमें दिल की तसल्ली हो गई कि ठीक है, हमारा जो ये जावास्क्रिप्ट था अब सिर्फ कंसोल विंडो के ऊपर नॉर्मली रन नहीं कर रहा, मुझे यहाँ से अलग से console.log लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। अब क्या हो रहा है, मेरी फाइल के अंदर जो मैंने कोड लिखा है वो डायरेक्टली मेरे ब्राउजर के साथ लिंक हो गया है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप बिना HTML फाइल के भी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? किसी भी टैब को खोल के इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में जाना है और क्लियर करके कंसोल को यहाँ अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। पर उससे भी एक और बेटर तरीका होगा कि आपने अब जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर अपना कोड लिख दिया और ये कोड परमानेंट है, इसको डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट तभी करेंगे जब हम अपनी फाइल को डिलीट करेंगे, फाइल के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड। इसके अंदर चाहें तो हम कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को प्रिंट करवाने के बाद हम एक और लाइन प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें हम अपना नाम लिख सकते हैं, मैंने अपना नाम लिखा है, आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। लेट्स सेव इट एंड यहाँ कर देंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया, इस बार सेकंड लाइन प्रिंट होके आ गई जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम कुछ और मैसेज है जिसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई लव जावास्क्रिप्ट, तो इस तरीके से सेव कर सकते हैं। रिफ्रेश किया तो हमारा थर्ड मैसेज हमारे लिए प्रिंट होकर आ गया। सारे मैसेजेस अलग अलग लाइन में प्रिंट होकर आ रहे हैं। console.log हमेशा नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको मैसेज प्रिंट करके देता है। सो दिस वाज आवर फर्स्ट जावास्क्रिप्ट कोड एंड अ बिग कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि एज अ बिगिनर प्रोग्रामर विजुअल स्टूडियो कोड जैसे टूल को इंस्टॉल करना, साथ के साथ पहली जो चीज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर कर पाना, वो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है, वो अपने आप में एक बड़ा स्टेप होता है और आप सभी ने वो चीज़ अचीव कर ली है। तो कंग्रेचुलेशंस फॉर राइटिंग योर फर्स्ट कोड इन जावास्क्रिप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जिसे हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसका नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर डेटा। कंटेनर्स कहने का क्या मतलब है? अपने घर में आपने बहुत सारे डिफरेंट डब्बे देखे होंगे। हमारे घर पे रसोइयों में बहुत सारे मसाले के डब्बे रखे रहते हैं। एक नमक का डब्बा होता है, एक जीरा का डब्बा होता है, एक मिर्ची का डब्बा होता है। इस तरीके से बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं जिनके अंदर अलग अलग चीज़ें स्टोर्ड होती हैं। अब यही जो कंटेनर्स होते हैं, इन्हीं के अंदर अगर हम अपना डिजिटल डेटा स्टोर करना स्टार्ट कर दें किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो इन्हीं कंटेनर्स को हम अपने वेरिएबल्स कह देते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने 6th 7th 8th क्लास में मैथ के अंदर वेरिएबल्स नाम की एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी सर्कल को अगर पढ़ते थे, मैथ के अंदर हम पढ़ते थे कि हमारे पास सर्कल होता है। अब सर्कल की कोई ना कोई रेडियस होती है, इसे हम रैड बोल देते हैं, इसे हम रेडियस बोल देते हैं, कभी कभार इसको हम आर भी ले लेते हैं। अब हो सकता है कोई छोटा सर्कल है तो उसकी रेडियस हो सकता है छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम द रेडियस टू बी इक्वल टू 14। और अगर हमने एक बड़ा सर्कल बना दिया तो इस बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी? इस बड़े सर्कल की रेडियस और बड़ी होगी, तो इसकी जो रेडियस वैल्यू है वो हो सकता है इट कैन बी इक्वल टू 28। कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो आर है, या यहाँ पर इसको हम कह दें आर इज इक्वल टू 28। अब ये जो आर है, इवन दो इसका मतलब रेडियस है, इसके अंदर रेडियस की वैल्यू स्टोर्ड है, बट इसकी वैल्यू क्या है? टाइम के साथ चेंज हो सकती है। और अगर मुझे कभी भी किसी सर्कल का एरिया निकालना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता था मैथ के अंदर छोटी क्लास के अंदर, पर हमें इस फॉर्मूले से ज़्यादा मतलब नहीं है। हम बस बेसिक आइडिया लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथ के अंदर जैसे रेडियस निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर होता था, अगर कोई रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड ए है दूसरी साइड बी है, इसका एरिया निकालने के लिए ए मल्टीप्लाइड बाई बी होता था। तो रेक्टेंगल चाहे छोटे साइज का हो चाहे बड़े साइज का हो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अब ये जो ए और बी है, इनके अंदर चाहे कोई भी वैल्यू हो पर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो इन ए और बी को हम वेरिएबल्स कहते थे मैथ के अंदर। उसी तरीके से ये जो रेडियस है,
छोटे सर्कल के लिए छोटी रेडियस होगी, बड़े सर्कल के लिए बड़ी रेडियस होगी, पर ये जो r है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और इसीलिए इसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल यानी ऐसा कंटेनर जिसके अंदर कोई डेटा स्टोर्ड है। यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा है 14, यहाँ पे डेटा क्या है, यहाँ पे डेटा है 28। कोई डेटा स्टोर्ड है और वो डेटा चेंज हो सकता है, वो डेटा वेरी हो सकता है। तो इंग्लिश के अंदर वेरिएबल का मतलब होता है जो चीज़ वेरी हो सके, जो चीज़ चेंज हो सके। तो वैसे ही हमारी जब भी हम कोई वेबसाइट बिल्ड करते हैं, वेबसाइट के अंदर बहुत सारा डेटा है जो हमें स्टोर कराना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएं, इफ आई गो टू द फ्लिपकार्ट पेज, तो ये हमारी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। अब फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट आइटम्स हैं जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट भी स्टोर करता होगा कि इस आइटम का नाम क्या है, इस आइटम का कितना प्राइस है, इस आइटम के ऊपर अभी कोई ऑफर चल रहा है क्या, 65% का, 50% का, किसी भी चीज़ का, फाइनल प्राइस क्या आएगा, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारा का सारा क्या होता है, ये सारा का सारा डेटा होता है और ये चेंज होता रहता है। हो सकता है आज दिवाली का ऑफर चल रहा हो, 50% ऑफर हो, कल को ऑफर ना हो तो कल को प्राइस और डाउन हो जाए, प्राइस अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंट डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कंटेनर्स चाहिए होते हैं और इन्हीं कंटेनर्स को हम वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा स्टोर कराना है रेडियस, तो मेरी कंप्यूटर की जो मेमोरी होगी, लैपटॉप की जो मेमोरी होगी, उसे हम इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। इस मेमोरी के अंदर अलग अलग हमारे पास एरिया होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं और इन एरियाज का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके का डेटा स्टोर करा रहे हैं। और ये जो एरिया होते हैं इन्हें हम अपनी मेमोरी लोकेशंस कहते हैं। हर मेमोरी लोकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ डेटा स्टोर हो सकता है और इसके लिए फॉर एग्जांपल हमने एक मेमोरी लोकेशन ली है और इसके अंदर हमने डेटा स्टोर करा दिया 14 और इस लोकेशन को हमने नाम दे दिया रेडियस। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या होगा, हमारे वेरिएबल का भी नाम होगा हमारे पास रेडियस। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास लैंड तो होती है, हर किसी ने लैंड देखी हुई है, तो लैंड के अगर हमने प्लॉट काट दिए और हर प्लॉट के ऊपर हमने एक घर बना दिया, अब घर के अंदर कोई ना कोई तो रह रहा होगा और हर घर का अपना एड्रेस होगा, तो जो घर के अंदर रह रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वैल्यू कहेंगे। और वो प्लॉट क्या होगा, वो प्लॉट हमारी मेमोरी लोकेशन होगी। और घर का नाम क्या होगा, घर का एड्रेस क्या होगा, घर का एड्रेस होगा हमारे वेरिएबल का नाम। तो मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस होता है उसे हमने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया और उसी घर के नाम को हम कह देते हैं अपना वेरिएबल। की ये जो कंटेनर है, ये जो प्लॉट आपने डिवाइड किया हुआ है, इसका नाम है रेडियस, इसे आज से हम रेडियस कहेंगे। कल को हो सकता है रेडियस की वैल्यू 28 हो जाए तो यहाँ पर इंटरनल वैल्यू चेंज हो जाए, घर में रहने वाला चेंज हो सकता है, पर घर का प्लॉट का नाम हमेशा हमारा सेम रह सकता है। उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमें अपनी एज का डेटा स्टोर कराना है। आज हो सकता है हमारी जो एज हो उसकी वैल्यू हो सकता है 24 के इक्वल हो, फॉर एग्जाम्पल इट इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पर अगर हमें नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू के अंदर स्टोर करवाएंगे 24 और वेरिएबल को क्या नाम देंगे, वेरिएबल को हम नाम दे सकते हैं एज। तो ये हमारा नया वेरिएबल बन जाएगा एज, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है 24। इसी तरीके से हम कोई नाम भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नाम स्टोर कराना है टोनी स्टार्क, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे नेम इज इक्वल टू और फिर डबल कोट्स के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट यानी जिसके अंदर लेटर्स यूज हो गए, ABCD यूज हो गया, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने के लिए हम हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स को यूज करेंगे। और इन्हें प्रोग्रामिंग के अंदर हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं उनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, पर बेसिकली कुछ भी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन स्ट्रिंग्स की फॉर्म में हम स्टोर कराते हैं। और यहाँ मैंने लिख दिया टोनी स्टार्क। तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर एक नया वेरिएबल बन जाएगा जिसका नाम होगा नेम और जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड होगी, वैल्यू स्टोर्ड होगी हमारे पास टोनी स्टार्क। तो इस तरीके से मेमोरी में अलग अलग तरीके का डेटा जो है उसे हम सेव करवा सकते हैं। अब अपने कोड के अंदर अपने वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कोड के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले तो कंसोल में ही आ जाते हैं। ये हमारा वही HTML फाइल का कंसोल है, इसे हम चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, Ctrl+K से पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं एज इज इक्वल टू 24। तो ये क्या हो गया, नंबर टाइप इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर करा दी। एंटर किया तो हमारे पास कंसोल विंडो के अंदर बेसिकली जो भी चीज़ हम लिखते हैं, जो भी चीज़ हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, तो उसकी वैल्यू हमारे पास वापस से प्रिंट होके आ जाती है। अगर हमें कभी भी अब एज की दोबारा कभी वैल्यू चाहिए हो, फॉर एग्जांपल मुझे एज दोबारा प्रिंट करवाना है, तो मुझे सिंपली लिखना है एज और उसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो एज को एक ही बार बताना पड़ेगा हमें कंसोल को। अगर अगले साल 1 साल बाद मुझे चेक करना है मेरी एज कितनी होगी, तो मैं लिख सकती हूँ एज +1 और वो वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास कंप्यूट होके आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 25। यहीं पर हो सकता है हमें नेम की वैल्यू डिक्लेयर करनी हो कि नेम क्या है, नेम है टोनी स्टार्क। एंटर किया तो यहाँ हमारे पास आ गया टोनी स्टार्क।